हेलो टू ऑल। आज की क्लास के अंदर मैं एक पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ और उस पॉपुलेशन इंटरैक्शन का नाम है प्रेडेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स के ऊपर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। नाउ देखो, परभक्षिता क्या होती है। परभक्षिता को समझने के लिए आपको एक तो ये समझना होगा कि एक तो होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे, राइट। प्रेडेटर तो जैसे कि क्या हुआ, मान लीजिए कि टाइगर है, वो प्रेडेटर हुआ, राइट। और प्रे क्या हुआ, दैट इज डियर, राइट। टाइगर डियर को खाता है, ये सब जानते हैं। ये एक तरीके का प्रेडेशन है, राइट। प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप कहते हैं इसको। यहां पर उसी चीज रिलेशनशिप को आज मैं पढ़ा रहा हूं। एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या होगा यदि स्वपोषियों द्वारा संचित ऊर्जा आगे नहीं जाएगी। क्या कहा बेटा मैंने? क्या होगा कि यदि स्वपोषियों द्वारा संचित ऊर्जा आगे नहीं जाएगी, राइट। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि स्वपोषियों द्वारा संचित ऊर्जा आगे नहीं बढ़ेगी? तो जो उच्च पोष स्तर हैं उनको क्या नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, है ना। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा कि उच्च पोष स्तरों को पोष स्तर समझते हो बेटा, ट्रॉफिक लेवल्स को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। आर यू गेटिंग? समझना इस बात को। ये आप लोग जानते हो ना, इकोलॉजिकल पिरामिड्स तो पढ़े होंगे। ये जैसे ये T1, T2, T3, T4 है ना। ये सब क्या है बेटा, पोष स्तर है। ये सब क्या है, पोष स्तर है। और यहाँ पर क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उत्पादकों ने सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और जो भोजन बनाया था, वो यदि सोचो कि यदि आगे न बढ़े तो क्या अगले जो पोष स्तर है उनको ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो वास्तव में ऐसा क्या होता है, प्रकृति के अंदर ऐसा क्या है कि ऊर्जा उच्च पोष स्तरों को अवेलेबल हो? तो परभक्षिता क्या है, उच्च पोष स्तरों तक ऊर्जा को स्थानांतरित या ट्रांसफर करने का एक उपाय है। समझ में आ रहा है बेटा क्या कहा मैंने? परभक्षिता उच्च पोष स्तरों तक ऊर्जा को स्थानांतरित करने का एक उपाय है। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि हम प्रेडेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर। दूसरा, अब परभक्षिता के कुछ उदाहरण देता हूं। परभक्षिता के उदाहरण, ठीक है। जैसे सबसे सामान्य उदाहरण है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो सब लोगों को समझ में आता है, और वो है डेट इज मतलब प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण क्या, टाइगर और डियर, ठीक है ना। ये टाइगर जो है वो डियर को खाता है, ये हम सब जानते हैं। तो टाइगर क्या हो गया, प्रेडेटर हो गया है ना, परभक्षी हो गया है, ठीक है। उसने इसको खा लिया। तो ये जो प्रेडेशन है, ये क्या है, इसमें एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ये एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये एक ऐसी समष्टि अंतःक्रिया है जिसमें एक को फायदा और दूसरे को नुकसान हो रहा है। टाइगर को तो फूड मिला, उसको तो फायदा हो गया। डियर की जान गई तो उसको क्या हो गया बेटा, नुकसान हो गया। तो यहाँ पर इसको फायदा और इसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। एक तो ये एग्जाम्पल है। अब ये तो पहला एग्जाम्पल है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि एक चिड़िया क्या खाती है, दाना,
मान लीजिए वो एक सीड को फीड कर रही है, सीड के ऊपर फीड कर रही है, तो क्या ये चिड़िया एक दाना खा रही है, चिड़िया दाना खा रही है, तो क्या ये मुझे बताओ, क्या ये भी परभक्षण हुआ? हाँ, ये भी परभक्षिता है, ये भी एक प्रकार की क्या है, परभक्षिता है। ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, प्रेडेशन है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है ना कि सर चिड़िया दाना खा रही है, ये कैसे भक्षण हुआ? अरे भाई है, चिड़िया ने दाना खाया, ठीक है, तो बताओ दाना किसने बनाया होगा? उत्पादकों ने। उत्पादकों ने जो भोजन बनाया है वो ट्रांसफर होके किसके ऊपर गई? ऊर्जा किसके पास में गई? चिड़िया के पास में। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ ना, और चिड़िया को किसी बड़े और एक बड़ी कोई एक चिड़िया या बाज या हॉक उसने खा लिया, तो बताओ जल्दी से एनर्जी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? एनर्जी ट्रांसफर, उत्पादकों ने भोजन बनाया, राइट। दाना किसने बनाया होगा? उत्पादकों से बना होगा। उत्पादकों से एनर्जी ट्रांसफर होकर किसके पास में गई? चिड़िया के पास में चली गई। चिड़िया को और किसी ने खा लिया, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई? तो ये भी एक प्रकार की क्या है, परभक्षिता है। आर यू गेटिंग? तीसरा और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हर्बीवोर्स जो होते हैं ना बेटा, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स समझते हो कौन? शाकाहारी। शाकाहारी जीव भी परभक्षी हैं। थोड़ी सी बात अजीब लगती है ना, कोई पूछे कि अरे सर टाइगर तो परभक्षी होता है, हर्बीवोर शाकाहारी, ये जो घाय हुआ भैंस हुई, राइट, या खरगोश हुआ, क्या ये भी परभक्षी? हाँ, ये भी परभक्षी है, लेकिन ये पादपों के परभक्षी है ना, ये पादपों के परभक्षी है, पादपों के परभक्षी है। ये पादपों के क्या है बेटा, परभक्षी है। हर्बीवोर्स क्या है, शाकाहारी है ना, तो पादपों को खाते हैं, तो पादपों को उन्होंने खाया तो है ना, तो एक प्रकार से भक्षण तो हुआ ना। बट फर्क इतना सा कि जंतु का भक्षण न करके शाकाहारी जीव जो है पादपों का ही क्या कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। तो बताओ जल्दी से, ये भी तो एक परभक्षिता का उदाहरण हुआ। तो एक तो मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिया और दो ऐसे एग्जाम्पल लिए जो कि अनकॉमन है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, बहुत खास बात, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, नाउ परभक्षिता को बेहतर तरीके से समझाने के लिए और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल आएंगे। आप एक एक करके एग्जाम्पल को समझते रहना, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए या किसी अन्य परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, एक चीज़ याद रखना, प्रकृति में हमेशा प्रेडेटर कम संख्या में होते हैं। कम संख्या मतलब प्रूडेंट, कम संख्या में होते हैं, वह प्रे अधिक संख्या में होता है। ठीक है, प्रकृति ने देखो, प्रकृति की देखिए लीला निराली है। आप देखिए, प्रकृति में हमेशा प्रेडेटर कम होते हैं। मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट की मैं बात करता हूँ, एक फॉरेस्ट के अंदर बेटा टाइगर और डियर की मैं बात करता हूँ, बताओ अनेक कौन है? क्या टाइगर अनेक है क्या? नहीं, ये मान लीजिए एक है या दो है एक जंगल के अंदर, तो ये क्या है, अनेक है, राइट। प्रकृति में हमेशा प्रेडेटर कम संख्या में होते हैं, आर यू गेटिंग, और प्रे क्या होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, ताकि जो एक टाइगर है वो रोजाना एक शिकार कर सके और उसको भोजन की निरंतरता मिलती रहे, सोचो ज़रा, यदि 100 टाइगर होते और 100 डियर होते, 100 हिरन और 100 टाइगर हो जाते, सारा खेल एक दिन में ख़त्म। दूसरे दिन टाइगर क्या खाता? आम खाता क्या? डियर ख़त्म हो जाते तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहने का मतलब ये है कि टाइगर को तो बनाया कम प्रकृति ने और डियर को ज़्यादा बनाया, ताकि उसको लगातार टाइगर को शिकार के लिए भोजन मिलता रहे। अच्छा, याद रखना, जो प्रेडेटर होता है, प्रेडेटर मतलब परभक्षी, वह कभी भी प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति शोषण नहीं
नहीं करता। कभी भी परभक्षी जो होता है वो प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है। मतलब कहने का ये कि टाइगर ने एक बार हिरन का शिकार कर लिया, आर यू गेटिंग? तो ऐसा नहीं है कि दिन में वो 4 हिरन के लिए और शिकार करेगा। यदि एक बार टाइगर का देखिए, प्रकृति की लीला देखिए, केवल इंसान है जो पूरे दिन खाता रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दोपहरी वगैरह वगैरह, लेकिन एक बार टाइगर का पेट भर गया तो उसके सामने आप जाके बकरी बांध दीजिए, उसके सामने जाकर और एक हिरन को बांध दीजिए, वो उसको हाथ तक नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसको भोजन कल भी करना है, उसको भूख कल भी लगेगी, तो वो कभी भी अपने प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है। और यदि ओवर एक्सप्लॉइटेशन करता है, अतिशोषण करता है, तो वो अपने पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो प्रेडेटर जो होता है कभी भी क्या नहीं करता है बेटा? ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है। दूसरा याद रखना, प्रेडेशन जो होती है, प्रेडेशन है ना, वो क्या करता है, ये जो प्रे स्पीशीज होती है ना उनको भी कंट्रोल करके रखता है ना। प्रेडेटर जो होता है वो प्रे स्पीशीज की जनसंख्या को नियंत्रित करके रखता है। समझ में आ रहा है बेटा? प्रेडेशन प्रे स्पीशीज की जनसंख्या को नियंत्रित करके रखता है। याद रखना, प्रेडेशन के कारण प्रे स्पीशीज की प्रेडेशन जो होता है वो प्रे स्पीशीज की जनसंख्या को नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, कैसे? हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में एक विदेशी जाति को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे प्रिकली पियर कैक्टस कहते हैं। प्रिकली पियर कैक्टस कहते हैं। क्या कहा मैंने? ऑस्ट्रेलिया में 1920 में एक विदेशी जाति, एग्जोटिक स्पीशीज मतलब बाहर से लाई गई जाति, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती थी। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में एक विदेशी जाति को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे प्रिकली पियर कैक्टस कहते हैं। यह जाति कुछ ही समय में पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गई, एवं बस गई, मतलब वहां पर आकर बस गई, है ना। ऑस्ट्रेलिया में फैल गई, वह बस गई। एवं क्यों बस गई? क्योंकि इस पर फीड करने वाला कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये स्पीशीज जहां से भी लाई गई वहां से स्पीशीज को लाया गया, उस स्पीशीज को प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया, लेकिन उस प्रिकली पियर कैक्टस के ऊपर फीड करने वाला जो मॉथ था, जो कीट था, उसको थोड़ी लाया गया था। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में 1920 में एक विदेशी जाति को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे प्रिकली पियर कैक्टस कहते हैं। यह देखा गया कि जाति कुछ ही समय में पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गई। इट कॉज्ड हैवॉक, इट बिकेम इन्वेजिव, वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से फैल गई, पूरा एरिया ही कैक्टस से भर गया, क्योंकि इस पर फीड करने वाला कोई नेचुरल प्रेडेटर था ही नहीं। क्योंकि ये तो विदेशी जाति थी ना, तो इसके ऊपर फीड करने वाला जो प्रेडेटर था वो तो उसकी ओरिजिनल जगह पर ही रह गया, वहां से उस प्रेडेटर को तो लाए नहीं थे, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका कोई खाने वाला प्रेडेटर था नहीं, इसलिए ये जाति बहुत जल्दी कुछ ही समय के अंदर क्या हो गई, फैल गई। अब क्या किया जाए? वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो फिर क्या किया गया कि उसकी नेचुरल हैबिटेट से, जहां से ये प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया था, उसकी नेचुरल हैबिटेट जहां पर थी प्रिकली पियर कैक्टस की,
वहाँ से उस मौत को लाकर छोड़ा गया जो इस प्रिकली पियर कैक्टस के ऊपर फीड करता था। तब कहीं जाके इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी नेचुरल हैबिटेट से क्या किया गया? उसकी नेचुरल हैबिटेट से मॉथ एक कीट है ना, मॉथ को प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट से मॉथ को लाकर ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा गया, जो प्रिकली पियर कैक्टस पर फीड करता है। तब कहीं जाकर प्रिकली पियर कैक्टस कंट्रोल में आया और उसकी पॉपुलेशन फिर क्या हो गई? सीमित हो गई। समझ में आया? तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेडेशन से हम प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? प्रेडेशन से प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? पहला एग्जाम्पल क्लियर बेटा? राइट, इज इट क्लियर? पहला एग्जाम्पल क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, और वो सेकंड एग्जाम्पल है कि प्रेडेशन से, सेकंड एग्जाम्पल, प्रेडेशन जो होता है से हम प्रे पॉपुलेशन के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को भी कम कर सकते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? प्रेडेशन से हम प्रे पॉपुलेशन के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का एक एग्जांपल देते हैं। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्टारफिश पेजास्टर पाई जाती है। राइट, इस स्टारफिश को, तारा मछली को, इस स्टारफिश को अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, इस स्टारफिश को अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के एक सीमित किनारे से हटा दिया गया, तो यह पाया कि कुछ ही समय में उस स्थान पर पाई जाने वाली लगभग अकशेरुक प्राणियों की 10 जातियां आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण विलुप्त हो गई। समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने?
प्रिडेशन से हम प्रे पॉपुलेशन के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को भी कम कर सकते हैं, उनके बीच कंपटीशन को कम कर सकते हैं। ये तो जानते हो कि समान जो जातियां होती है वो समान रिसोर्सेज के लिए आपस में compete करती है। तो यहाँ पर एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के एक किनारे पर एक सीमित क्षेत्र का एक एग्जाम्पल ले रखा है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के एक किनारे पर स्टार फिश राइट पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो स्टार फिश है वो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के एक सीमित किनारे से क्या कर दी गई, हटा दी गई। एक सीमित क्षेत्र था राइट, उस किनारे से सारी के सारी स्टार फिश पिजास्टर को वहाँ से हटा दिया गया। अब उसको हटा दिया गया तो क्या इम्पैक्ट देखा, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जब उस स्टार फिश को हटा दिया तो कुछ ही समय में उस स्थान पर पाए जाने वाली अकशेरुक प्राणियों की लगभग 10 जातियां आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हो गई, विलुप्त हो गई। क्यों? पिजास्टर क्या करती थी कि वो जो 10 अकशेरुक जातियां थी उनके ऊपर फीड करती थी, खाती थी उनको, तो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या रहती थी, सीमित रहती थी। लेकिन जब उस स्टार फिश को वहां से हटा दिया तो वो जो 10 जातियां थी, क्योंकि रिसोर्स तो जो होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, तो वो आपस में ही लड़ मरी। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रे की पॉपुलेशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनको खाने वाला प्रेडेटर स्टारफिश था नहीं। तो आपसी प्रतिस्पर्धा उनके अंदर इतनी बढ़ गई कि सीमित संसाधनों के लिए, सीमित रिसोर्सेज के लिए वो आपस में क्या पड़ी, लड़ मरी, और उसके कारण क्या हो गया, वो सारी के सारी 10 जातियां विलुप्त हो गई। अब आप सोचो कि प्रेडेशन, क्या मैं कह सकता हूं इस उदाहरण के माध्यम से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रेडेशन जो होता है कंपटीशन को यानी कि प्रतिस्पर्धा को कम करता है? यस और नो? समझ में आ रहा है? चलिए अब आ जाते हैं कि प्रकृति में प्रेडेशन होता है, ठीक है, लेकिन जीव भी तो अपने आप को बचाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आओ मुझे खा लो, ऐसा थोड़ी है। टाइगर जो है, टाइगर शिकार करता है तो टाइगर को मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि डियर को भी तेज भागने की क्षमता दी है ईश्वर ने। आर यू गेटिंग और नॉट? तो वो तेज भागता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ऐसा नहीं है कि प्रेडेटर को आसानी से खाना मिल जाएगा। प्रे जो प्रे है वो भी क्या करेगा, भागेगा। तो यहां पर याद रखो, प्रे पॉपुलेशन भी अपने आप को परभक्षी से बचाने के लिए कई उपाय करती है। क्या कहा मैंने? प्रे पॉपुलेशन भी अपने आप को परभक्षी से बचाने के लिए कई उपाय करती है। जैसे कि एक उपाय है कैमोफ्लेजी। कई या यूं मैं कह सकता हूं मेंढक, राइट, या उभयचर कह दीजिए, उभयचर अपने में रंग परिवर्तन कर अपने आप को परभक्षी से बचाते हैं। यस और नो बेटा? कैमोफ्लेजी का मतलब समझते हो? रंग परिवर्तन करना, है ना, अपने आप को बिल्कुल वातावरण के अनुकूल बना लेना ताकि परभक्षी उसको खाने आएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो कैमोफ्लेजी जो होती है वो रंग परिवर्तन कर अपने आप को परभक्षी से, कई सारे जीव जो होते हैं वो रंग परिवर्तन कर अपने आप को क्या कर देते हैं, परभक्षी से बचा लेते हैं। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि किस प्रकार से प्रे स्पीशीज जो होती है वो प्रेडेशन से अपने आप को बचाती है। जैसे कि एक मोनार्क बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई है ना। क्या कहा है मैंने बेटा? मोनार्क बटरफ्लाई। ये हाईली डिसटेस्टफुल होती है। मतलब कैसी होती है? स्वाद विहीन होती है ना। डिसटेस्टफुल, बड़ी गंदी सी होती है, साथ में डिसटेस्टफुल होती है, जिससे इस बटरफ्लाई को
प्रेडेटर बर्ड से सुरक्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हाईली डिस्टेस्टफुल होती है, तो इसको खाने वाली जो प्रेडेटर बर्ड है वो इसको खा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत हाईली डिस्टेस्टफुल होती है, राइट, स्वादविहीन होती है, बिल्कुल गंदा सा स्वाद होता है इसका, तो इसकी प्रेडेटर बर्ड जो है वो इसको खाती नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो अपने अंदर ये लाई कहाँ से? तो मोनार्क बटरफ्लाई अपनी कैटरपिलर स्टेज में एक वीड पर, खरपतवार पर फीड करती है एवं अपने भीतर एक रसायन को ले लेती है जो इसे डिसटेस्टफुल बनाती है। इसे क्या बनाती है? डिसटेस्टफुल बनाती है। क्लियर है? जिससे वह बटरफ्लाई, क्या कहा मैंने, मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल होती है, जिससे इस बटरफ्लाई को प्रेडेटर बर्ड से सुरक्षा मिलती है। मोनार्क बटरफ्लाई अपनी कैटरपिलर स्टेज में एक खरपतवार पर फीड करती है, वह अपने भीतर एक रसायन, एक केमिकल है ना, रसायन मतलब यहाँ पर केमिकल को ले लेती है जो इसे हाईली डिस्टेस्टफुल बना देता है। तो बताओ जल्दी से, इसने आपको अपने आप को प्रेडेटर से बचा लिया या नहीं बचा लिया? इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए, अब आप सब जानते हैं कि पादपों के लिए प्रेडेटर कौन? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पादपों के लिए प्रेडेटर कौन है बेटा? पादपों के लिए प्रेडेटर हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। पादपों के लिए प्रेडेटर हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर जानते हो ना, शाकाहारी प्राणी हर्बीवोर होते हैं। आर यू गेटिंग? ज्यादातर कीट फाइटोफैगस होते हैं, अर्थात पादपों से रस आदि ग्रहण करते हैं, राइट, फाइटोफैगस होते हैं। इसलिए पादप भी अपने आप को हर्बीवोर्स ऑब्लिक परभक्षियों से बचाने के लिए कुछ अनुकूलन करते हैं। आर यू गेटिंग? जैसे अच्छा, इस जैसे का जवाब जानने के लिए पहले मैं इतना सा जरूर बता दूंगा कि पादप जंतुओं की तरह प्रेडेटर से बचने के लिए भाग नहीं सकते। अरे भाई, पादप तो तटस्थ है ना, वो कोई प्रेडेटर से बचने के लिए भागेंगे थोड़ी। आज एक गाय जो है या कोई जीव जो है वो किसी एक पादप को खाने आ रही है या आ रहा है, तो कोई पादप भागेगा थोड़ी कि भाई मुझे मत खा। हिरन तो शेर को देखकर या चीते को देखकर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन पादप तो भाग नहीं सकता है। तो फिर क्या है, वो अपने स्थान पर ही सीमित रहते हैं। तो वो फिर क्या करेंगे? पादप जंतु की तरह प्रेडेटर से बचने के लिए भागने, तो अपने स्थान पर रहते हुए ही अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। आर यू गेटिंग? सो बचाने के लिए कुछ अनुकूलन करते हैं, जैसे राइट। उदाहरण के तौर पर एकेशिया, ये जो बबूल वगैरह होते हैं ना बेटा,
एकेशिया पर कांटे पाए जाते हैं जो इन्हें प्रीडेटर से सुरक्षा देते हैं। यस और नो? क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूँ, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस सब जानते हो, आंकड़ा जिसके ऊपर सफ़ेद बैंगनी रंग के पुष्प आते हैं, शिव जी को बहुत पसंद होते हैं, है ना। घर पे माँ को या पापा को या दादा को, नानी को शिव भगवान को खुश करने के लिए पुष्प चढ़ाते हुए देखा होगा, तो वो आंकड़े के पुष्प चढ़ते हैं उनको। तो आंकड़ा जो है कहीं पे भी उग जाता है, तो आंकड़े को कोई भी जीव नहीं खाता। कभी भी देख लेना, कोई भी बकरी वगैरह है, कोई भी गाय बकरी भैंस कोई भी नहीं खाती है। कैलोट्रोपिस को कोई भी जीव नहीं खाता, क्योंकि इनमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, एवं यदि कोई जीव इस पादप पर फीड कर ले तो वह अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाएगी। या उसकी क्या हो जाएगी बेटा? मृत्यु हो जाएगी। क्लियर? तो बताओ, पादप ने अपने आप को बचा लिया कि नहीं बचा लिया? यस और नो? चलो, इसी प्रकार से पादपों में पाए जाने वाले केमिकल्स भी उन्हें हर्बीवोर्स से सुरक्षा देते हैं। हर्बीवोर्स से सुरक्षा देते हैं, जैसे कि ओपियम जानते हो ना। इसी तरीके से निकोटीन, इसी तरीके से कैफीन, इसी तरीके से कुनिन। ये पादपों के अंदर बेटा पाए जाने वाले पदार्थ है। इन केमिकल्स के कारण ये जो आपको केमिकल्स के नाम लिखे हैं, कुछ पादपों के अंदर पाए जाते हैं। इन केमिकल्स के कारण इन पादपों को कोई भी जीव नहीं खाता है। तो बताओ, पादपों को सुरक्षा मिल गई कि नहीं मिल गई? तो हमने दो चीज़ें पढ़ी कि किस तरीके से प्रीडेटर जो है उसको तो फ़ायदा हो रहा है और प्रे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और प्रे भी अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ उपाय करता है प्रीडेशन से बचने के लिए। क्लियर? तो आज की क्लास के अंदर मैंने पहला पॉपुलेशन इंटरेक्शन यानी कि पहला समष्टि अंतरक्रिया बेटा पढ़ाने की कोशिश की है, जिसका कि नाम क्या था? प्रीडेशन था। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके अंदर, तो अपनी तैयारी को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाता रहिए। हम लोग इकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं और भी आने वाले समय के अंदर हम डालते रहेंगे। आपके लिए भरपूर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट। हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। लाइव बैचेस के अंदर भी हम लोग भरपूर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हमारा जो ऐप है, यदि कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो उनको मैं बता दूं कि हमारा ऐप है जिसका नाम सुपर गुरु है। उसको डाउनलोड कर लो, बस डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर रख लो, फिर आप देखना आपको कितना मज़ा आएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आपके काम का उसके ऊपर अपलोड होगा। इसलिए उसको डाउनलोड जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, आप स्वयं भी आप डाउनलोड करें। और दूसरी चीज़, प्ले स्टोर से जाकर आप लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री वीडियोस जो कि अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उनको खूब सारा शेयर कीजिए, है ना। अधिकांश बच्चों के पास में नॉलेज पहुँचे, बस एक ही ये सपना है कि ज़्यादातर लोगों के पास में पहुँचे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।